नमस्कार। सात रंग न्यूज में आपका स्वागत है। चुनाव की तैयारियां, चुनाव की गहमा-गहमी पिछले कई महीनों से देश में चल रही है और फिलहाल जब चुनाव की तारीखों की घोषणा शायद कल या यानी शनिवार को हो जाए, इसके बाद जो पूरे देश का जो माहौल है, निश्चित रूप से 2024 में जो राजनीतिक स्थितियाँ बनने वाली हैं, उसको लेकर सब तरफ एक गंभीर चर्चा का माहौल है और लोगों में कौतूहल और उत्सुकता की स्थिति बनी हुई है कि क्या एक बार फिर मोदी मैजिक चलने वाला है या ये जो पूरा चुनाव है, वो क्या मोदी बनाम पूरा का पूरा विपक्ष है? क्या है इस चुनाव के मायने और क्यों खास है ये चुनाव बाकी अन्य चुनावों से? इस बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सुदीप ठाकुर, जिन्होंने अपने तमाम लेखों के ज़रिए भारतीय राजनीति पर अपनी गंभीर चिंता भी जताई है और लगातार इस पे काम भी कर रहे हैं। सुदीप ठाकुर ने कई किताबें भी लिखी हैं और फिलहाल भारतीय राजनीति की जो मौजूदा दशा और दिशा है, उस पर उनका अपना एक गंभीर चिंतन है। तो बात करते हैं सुदीप ठाकुर से। सुदीप जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार अतुल जी। लोकसभा चुनाव की जो घोषणा होने जा रही है सुदीप जी, माहौल तो लंबे समय से चुनाव का ही चल रहा है। इस देश में तो लगता है कि हर वक्त इस चुनाव देश ही में हो रहे हमेशा चुनाव के मोड में है ये देश। हैं। ये देश हमेशा से चुनाव के मोड में ही रहता है और खास तौर से जब से खास तौर पर पिछले 10 साल में तो ये हमेशा ऐसा लगता है कि चुनाव का मोड है। हर दिन चुनाव ही हो रहा है। तो फिलहाल लेकिन जो स्थितियां बनी है पिछले 10 सालों में, 2024 का ये जो चुनाव है, आपकी नजर में किस मायने में खास है? सबसे पहली बात तो ये है कि जो कल अनाउंसमेंट होना है, तो इसकी प्रतीक्षा सारी मतलब अपना सारा देश ही नहीं बल्कि शायद मेरे ख्याल से सारी दुनिया में इस भारत के चुनाव पर नज़र रहती है और इस बार कुछ ज़्यादा है। तो अब भारत का चुनाव है और भारत इसमें जो औपचारिकताएँ जो थी चुनाव आयोग की और एक तरह से जो थोड़ा-सा लगता है कि कुछ जो स्क्रिप्ट थी, बहुत सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड लगती हैं। तो 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो चुकी है और आम तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को जितनी घोषणाएँ करनी थी तकरीबन वो पूरी कर चुके हैं और जैसा अमित शाह खुद दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने सारे वादे पूरे कर लिए हैं। मतलब अब ये सही समय उनके हिसाब से भी ये है कि अब चुनाव घोषित हो जाए। तो कल ये होने वाला है और यदि मैं अमित शाह की बात से ही शुरू करूँ, गृह मंत्री की, तो जैसा उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने सारे वादे पूरे कर दिए हैं। तो सही बात ये है कि इस चुनाव का कोई यदि मुद्दा है, कोई केंद्रीय मुद्दा है, तो वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। और ये सिलसिला आज इस चुनाव से नहीं, बल्कि वो 2014 से हो गया था, बल्कि 2013 में जब उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भाजपा ने घोषित किया था और तब से भारतीय राजनीति और चुनावी राजनीति के केंद्र में खास तौर पर लोकसभा के चुनाव के उसमें हम देखें तो प्रधानमंत्री मोदी एक दशक से मुद्दा है और इस बार भी वो मुद्दा है और सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी फिलहाल तो ये, फिर आगे और बातचीत जब हम आगे बढ़ेगी तो बहुत सारी बातें होंगी। जी। लेकिन मुद्दा मोदी है, इसे आप संदर्भ में कहना चाहते हैं? इससे अपना पूरा स्वरूप बदल दिया है या फिर पार्टियों की जो भूमिका है वो खत्म हो गई है और व्यक्ति आधारित पूरी की पूरी राजनीति हो गई है? क्या आप इस जी, रूप में इसे देख रहे हैं? देखिए क्या है कि ऐसा नहीं है कि भारतीय राजनीति में बल्कि चुनाव में कोई केंद्रीय मुद्दा या नेतृत्व जो है या कोई नेता मुद्दा नहीं रहा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। शुरुआती चुनाव को आप देखेंगे तो नेहरू वहाँ पे उस समय नेहरू ज़रूर केंद्रीय स्तर पर थे और वो एक बड़े नेता थे। लेकिन वो उन चुनावों का इतिहास यदि हम देखें, तो आज़ादी के बाद का दौर था और उसमें बहुत सारे नेता थे। मतलब नेहरू तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो आज़ादी के आंदोलन से निकले थे, तो एक स्टालवर्ट थे। पर उस समय आप देखिए कि जो पहला चुनाव हुआ था 51 में, तब तक सरदार पटेल का निधन हो चुका था। इसके बावजूद दूसरे बड़े नेता थे, राजगोपालाचारी इससे लेकर के आप देखें कामराज थे, हालाँकि उनके मुकाबले नहीं थे पर उनके आस-पास देखें तो राजगोपालाचारी एक बड़े नेता थे।
और ऐसे कई नेता रहे, और बाकी हर कोई अपने आप में स्टालवर्ट था। जयप्रकाश नारायण, जो कभी नेहरू, जिनको के वो एक तरह से कहना चाहिए जो नेहरू को भाई बोलते थे, तो वो भी चुनाव पे समाजवादी पार्टी बना करके, उन्होंने पहले कांग्रेस में थे, फिर कांग्रेस के अंदर से निकल करके उन्होंने बनाई थी। ये अलग बात है कि पहले चुनाव में उनको 12 सीटें मिली। तो ये चुनाव होता रहा नेहरू तक। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी जब परिदृश्य में आई, लाल बहादुर शास्त्री को थोड़ा सा मौका कम मिला, और जब वो बने तो वो नेहरू के निधन के बाद बने थे, और ऐसा कुछ हुआ कि वो चुनाव फेस नहीं कर पाए। चुनाव फेस किया इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने 67 का जो चुनाव फेस किया था, तो वो उस समय कोई बड़ी नेता वो नहीं थी, प्रधानमंत्री जरूर थी, नेहरू की बेटी थी, सब कुछ था, लेकिन उस समय तक के जो कांग्रेस के स्टालवर्ट थे, उनको ये लगता था कि वो इंदिरा को कंट्रोल करेंगे। लेकिन उसके बाद जब 71 के आते आते आपने देखा कि कांग्रेस का विभाजन हुआ, बहुत सारा इतिहास है उसका, हम सब जानते हैं। तो इंदिरा एक केंद्रीय मुद्दा बनी 71 में, और 77 में भी वो केंद्रीय मुद्दा थी। लेकिन जो बात 71 में थी, वो 77 में उस तरह नहीं थी। 71 तो का चुनाव आप देखेंगे तो उस समय का नारा यही था जो इंदिरा ने दिया था, कि वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूं गरीबी हटाओ। तो इसके बाद आगे आप बढ़ते जाइए, तो 77 का जो चुनाव था, उसमें कोई एक नेता नहीं था। जेपी जरूर उस आंदोलन के नेता थे, लेकिन जेपी चुनाव नहीं लड़ रहे थे, उनको कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना था, और उस समय कई सारे, पर वो इंदिरा के बरक्स वो था, वो सारा चुनाव था। 80 में उनकी वापसी हुई। उसके बाद का जो परिदृश्य है, 84 के चुनाव पर हम क्या बात करें, वो इंदिरा की शहादत के बाद वो चुनाव हुआ था, बहुत ही कहना चाहिए अभूतपूर्व स्थिति थी, और उन परिस्थितियों का वो चुनाव था, उसको थोड़ा अलग रखें। उसके बाद जो वीपी सिंह आए परिदृश्य में राजीव के बाद, तो वो अपने आप में एक नेता बन गए थे, हालांकि वो उतने बड़े नेता मतलब उस तरह नहीं थे। यहां तक कि वाजपेयी जब आए, आपको ध्यान होगा कि वाजपेयी जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर जब वो उभर रहे थे, आडवाणी और वाजपेयी दोनों थे, लेकिन जब ये समझ में आया कि जब कभी मौका मिलेगा तो वाजपेयी को मिलेगा, तो उस वक्त वाजपेयी के इर्द गिर्द राजनीति भारतीय जनता पार्टी की थी, पर वो पूरे देश में नहीं, उस समय भी बहुत सारे नेता थे। ये सारा परिदृश्य जो बदला है, वो 2013 के बाद बदला है, जब मोदी ने अपने आप को एक एक कहना चाहिए कि एक ब्रांड की तरह, जैसा कि वो गुजरात का उनका दावा है, गुजरात मॉडल है वो, तो वो कॉरपोरेट से चलने वाला एक मॉडल है। तो कॉरपोरेट सिर्फ नीतियों में नहीं, बल्कि जो प्रचार प्रसार सब है, तो एक ब्रांडिंग की तरह, उसके पूरा एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी की तरह एक ब्रांड जो है मोदी बना है, और उसमें बहुत सारी बातें हैं। तो सारा अब इधर के 10 साल को आप देखेंगे, तो जो नीतियां बन रही हैं, जो कार्यक्रम बन रहे हैं, वो क्या है, वो मोदी के इर्द गिर्द हैं। बड़ी परियोजनाओं की बात हो, चाहे जितना हो, चाहे दिल्ली से बैठ करके वो केरल से लेकर के तमाम जगह के योजनाएं, परियोजनाएं, कार्यक्रमों का शिलान्यास, उद्घाटन सब वही करते हैं। आप देखिए कि रेल लाइन या वंदे भारत जो है उसका अलग अलग है, या मेडिकल कॉलेज का होगा, तो बहुत सारे प्रोग्राम उनके साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि उसका जो उभार है वो इस चेहरे के कारण है, और उनकी नीतियों से असहमतियां भी हैं। जितने मतलब एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये ब्रांड जितना बड़ा बना, या जितने बड़े ये मोदी बने, उतना ही उनका विरोध भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं। इसलिए ये बड़ा मुद्दा है। उनकी नीतियां जो दावे किए गए थे, यही वो वक्त है जब जनता उसको अपनी कसौटी पर कसेगी। विपक्ष भी देख रहा हाँ, है, विपक्ष के लिए भी जो मुद्दा है वो, अब आप ये देखिए कि जो सरकार, जो वाजपेयी के समय में एनडीए सरकार कहा जाता था या भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहा जाता था, अब तो भाजपा और आरएसएस भी परहेज करते हैं। वो मोदी सरकार के ही नाम से जानी जाती है सरकार, इसलिए मोदी मुद्दा है। जी, जी। तो मोदी ब्रांड के रूप में तो उन्होंने अपने आप को पिछले 10 सालों में एस्टैब्लिश कर ही दिया है। हर जगह मोदी मोदी है। और लेकिन क्या आम लोगों के बीच में जिस तरह की धारणा मोदी को लेकर के बनी है, या भावनात्मक रूप से एक उन्होंने जिस तरह से अपने आप को जोड़ने की कोशिश की है, तो क्या इसका असर इस 2024
चुनाव में आपको नजर आएगा, या फिर जो उनके खिलाफ जिस तरह की राजनीति करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है, आपको लगता है कि मोदी से फाइट करने की स्पिरिट या वो जो एक जो जरूरत है, राजनीतिक जरूरत है, उसको ये लोग मिलकर के कर पाएंगे ऐसा? आप देखिए, आपने जो शुरू में कहा कि मोदी का जो जो बना कैसे मोदी का मुद्दा, तो जो आपने बात जहां से शुरू की, मैं वहीं से, मोदी ने कभी ये मतलब अपने आप को ही केंद्र में रखा हमेशा, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। जब उन पर यदि कोई विपक्षी आरोप भी लगाता है तो वो उसको ही मुद्दा बना लेते हैं, और उन्होंने हमेशा अपने आप को केंद्र में रखा है। और अब भी वो ये एक तरह से ये आडवाणी की ख्वाहिश थी कि भारतीय जो चुनाव है वो अध्यक्षीय प्रणाली या प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो होता है अमेरिका की तरह का हो जाए। उनको मौका मिला था लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन मोदी इस चुनाव को उसी दिशा में ले जा रहे हैं। वो जब ये कहते हैं कि आप वोट डालेंगे और आपका वोट मोदी को जाएगा, तो उनको पता है कि करेंसी बीजेपी की वो खुद हैं, चलेगा तो इन्हीं का सिक्का चलना है, ये मान रहे हैं। और यदि सिक्का खोटा है तो फिर वो दिखेगा भी कितना खोटा है और कितना खरा है। तो ये बात है, बाजार में चलाने की बात है। ये जो चला हुआ अभी उनको लग रहा है हर मुद्दा, आप देखिए कि जितने, मैंने जैसे पहले भी कहा कि हर कार्यक्रम में हर जगह वो केंद्रीय, आपको शायद अभी पूरी कैबिनेट के मंत्रियों के नाम भी ठीक से नहीं पता होंगे। मतलब इस मामले में आप कह सकते हैं इंदिरा गांधी के भी समय था, लेकिन इंदिरा गांधी के समय में स्टालवर्ट मिनिस्टर्स थे। आप पुरानी मंत्रिमंडल को उठा करके देखेंगे तो उनके मंत्रिमंडल में कभी मुरारजी देसाई भी थे, कभी जगजीवन राम थे, वाई चौहान थे, बहुत तो बहुत सारे लोग जो थे बड़े नेता उस वक्त थे, हेमवती नंदन बहुगुणा थे। ऐसे बहुत बड़े नाम आपको आप देखेंगे तो उसमें कितने बड़े बड़े नाम इंदिरा के कैबिनेट में अलग अलग समय में रहे। वो थी बड़ी नेता, लेकिन इसके बावजूद बड़े नाम थे। अभी आपको इस मंत्रिमंडल का, मोदी के तीसरे मंत्रिमंडल के, रैंडमली किसी मिनिस्टर की मिनिस्ट्री उसको पूछ दिया जाए तो टॉप के कुछ दो चार नाम छोड़ करके हमको एकदम से पत्रकार भी जो है वो बताने की स्थिति में नहीं होते कि कौन है। तो ये पूरा सिस्टम इस ढंग से काम किया है, तो जाहिर सी बात है कि जब ये सिस्टम इस तरह काम कर रहा है तो सवालों के घेरे में भी और जो भी होगा वो उन पर ही आएगा। और इसलिए विपक्ष, अब आप दूसरे पार्ट पे मैं आता हूं, तो पिछले अभी तो हमने उस पर बात ही नहीं की है कि वो नीतियां कौन सी हैं और किस तरह से ये 5 साल गुजरे हैं। मैं 10 साल की बात नहीं कर रहा हूं, पर 2019 के बाद से आप देखेंगे तो ये देश किस तरह से जो फैसले लिए गए, जो वाजपेयी के समय नहीं लिए गए थे फैसले, जब एनडीए था, जो बीजेपी के जो 3 कोर इश्यूज की जो बात करते थे, तो हर फैसले, हर चीज का श्रेय जो है वो मोदी को जा रहा है। मतलब जो क्लेम होता है कि मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा उन्होंने दिया। तो मोदी है तो मुमकिन में बहुत सारी चीजें हुई। मोदी है तो मुमकिन में यदि अयोध्या वाला जो मंदिर है उसका श्रेय भी आप ले लेते हैं, राम मंदिर का, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आया था। 370 कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने का श्रेय भी आप ले लेते हैं। और अब आखिर में, लेकिन जब फैसले इधर हाल के कुछ महीनों के जो फैसले हैं उसको आप देखेंगे तो यह समझ में आता है कि कहीं कोई घबराहट है अंदर, कहीं कोई बेचैनी है। इसलिए जिस दिन इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है उस दिन आप सीएए लागू कर देते हैं। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट कुछ और कहता है तो उस दिन आप पेट्रोल और डीजल में 2 रुपया कम कर देते हैं या कुछ और ले आते हैं इस तरह का। तो ऐसा हेडलाइन मैनेजमेंट भी पैरेलल चलता रहा है। और इसमें आप देखेंगे कि एक पूरा सिस्टम जो है ये काम कर रहा है, उसमें मतलब 24/7 एक मशीनरी काम करती है जो वो देखती है कि किस तरह चीजें, पॉलिटिक्स को किस तरह से आगे बढ़ाना है, और वो चुनावी मोड में रहती है। अब आप सेकंड पार्ट जो आपका है, इंडिया गठबंधन की आप बात कह रहे हैं, तो किसी भी स्वस्थ डेमोक्रेसी में अपोजिशन जो है उसकी अपनी एक भूमिका है। नेहरू के समय में भी थी, इंदिरा के समय में थी, वाजपेयी के समय में भी थी, और गठबंधन की सरकारें जो दूसरी थी उस समय में भी थी, और आज भी है। विपक्ष जो है वो हमेशा उसके लिए एक स्पेस, वो स्पेस इसलिए भी है कि अभी तक एनडीए के नेतृत्व में या बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए ने पिछले जो 2 चुनाव जो अपने दम पर बीजेपी बहुमत लेकर के आई है, उसका वोट प्रतिशत
अधिकतम कहां तक गया है? 44-45%, उससे अधिक नहीं गया है। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 42, 44, 45 या एनडीए सबका मिला भी दें तो 45%। तो 55%, वो भी वो लोग जो वोट डालने वाला, हम प्रतिशत तो वही होगा ना, तो 55% वोट अभी बाहर है। तो विपक्ष है, उसमें हो सकता है कि कुछ वो पार्टियां भी हैं उसके हिस्सेदार जो सरकार के साथ आ जाती हैं, और लेकिन बहुत सी तो वो है ना। तो आप किस तरह, तो इसलिए विपक्ष की अपनी भूमिका है। और चुनाव, आमने सामने का चुनाव है ये, बिल्कुल। तो इसमें कई जगह, जैसा एनडीए इंडिया जो अलायंस, मतलब जो विपक्ष का अलायंस इंडिया है, तो उसमें शुरुआत में ये लग रहा था कि ये पता नहीं कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। फिर भी बिहार में या आपका ये दिल्ली में और उत्तर प्रदेश में वो गठबंधन हुआ है, और कुछ जगह पहले से जो है, एग्जिस्टिंग तमिलनाडु में भी है। तो ये हाँ, ऐसा, मतलब ये चैलेंज तो है, पर ये आगे समझ में आएगा कि कैसे कैसे मुद्दे सामने आते हैं, और क्या है, क्या कोई इनकम एंटी इनकम्बेंसी कोई काम कर रही है कि नहीं कर रही है, या फिर इन्होंने जो एक अपने लिए एक बहुत ऊंचा बार खड़ा कर रखा है 370 सीटों का और 400 सीटों का, तो वो भी दिखेगा। यदि इतना 370 का मामला है, तो फिर जिस तरह के अभी हाल फिलहाल के जो फैसले हैं, उसमें एक बेचैनी और बेसब्री भी है। इसको भी समझने की जरूरत है। तो वो तो चुनाव नजदीक आने के समय सरकारें जो हैं, खास तो चाहे वो मोदी की ही हो या इससे पहले की भी जो भी सरकारें रही, चुनावी मोड में आते ही फैसले तो लगातार करते ही हैं चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले पहले। उसी में मोदी ने भी अपनी तमाम घोषणाएं उस तरह से भी की हैं, अगर उसको इस रूप में देखा जाए तो। लेकिन ये ज़रूर है कि ये पूरा का पूरा जो उन्होंने माहौल बनाया है, वैसे तो अगर आप देखें तो कांग्रेस या जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, वो अंदरूनी झगड़े निपटाने में, सीटों के तालमेल के सवाल पर या ऐसे तमाम मुद्दों पे ही उलझते हुए कम से कम मीडिया में दिखाई पड़ते हैं। ज़मीनी स्तर पर उनके कामकाज को नहीं देखा जाता है। लेकिन बीजेपी के साथ या मोदी के साथ खास तौर से जो स्थिति है कि वो हर वक्त छाए रहते हैं, जिसलिए जनता के भीतर एक दूसरे किस्म का एक उन्होंने माहौल बनाया हुआ है, जिससे एक डर और आतंक की स्थिति पैदा होती है आम लोगों में कि अब क्या होगा। नहीं, वो करेक्ट तो है उनका, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और ये बात सही है कि वेलफेयर की बहुत सारी जो पॉलिसीज उन्होंने चलाई है, और वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करते हैं, ये भी सच है। लेकिन ये पूरा सच नहीं है। पूरे देश के पैमाने पर हम देखें तो आप देखिए कि जो आपने, अब हमारी स्मृति इतनी, मतलब क्षणिक है कि हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। कोरोना के समय जो स्थिति थी देश में, आप आज ठीक है, हम उससे उबर गए। नोटबंदी के समय जो स्थिति थी, ठीक है, उससे हम उबर गए और एक चुनाव भी देख लिया 2016 का। एमएसएमई की जो बात बहुत सारी होती रही, लेकिन छोटी छोटी इंडस्ट्री का क्या हाल है ये भी सबको पता है। तो बहुत सारी बातें अभी हैं। और किसान आंदोलन इससे बढ़कर आज भी, आपको पता होगा कि आप राजधानी में बैठे हैं, कि अभी भी किसान जो है वो अपना आंदोलन की स्थिति में है। तो ये मुद्दे भी कहीं मायने रखते हैं। तो आप, और एक वेलफेयर वाला जो जो एक पॉलिटिक्स जो हुई है, तो वो अपना वो अलग ढंग से पे करती है, बिल्कुल पे करती है। लेकिन क्या है कि आप उसी वेलफेयर को आपने रेवड़ी कहा, लेकिन जो जब आप देते हैं कि कैश ट्रांसफर ज्यादा मतलब की जो योजनाएं हैं, वो आप उसी के जरिए आप मतदाताओं तक सीधी पहुंच बनाते हैं, डायरेक्ट। तो ये बात, इसको समझना है कि आपकी नीतियां जो आप वो कर रहे हैं, तो आप उसको जस्टिफाई करते हैं। कोई दूसरी पार्टी यदि वो करने लगती है, तो आप उसको रेवड़ी कहते हैं। तो वेलफेयर की पॉलिटिक्स तो भारत में हमेशा रही है। इसमें मैं आखिरी एक बात कहूंगा कि ये जो इसमें विपक्ष की जो बात है, हमने चूंकि बहुत सारी बात मोदी और उस पर केंद्रित बात की है, विपक्ष की स्थिति को भी समझने की जरूरत है। अभी कांग्रेस के साथ ये डू और डाई वाली स्थिति, करो या मरो वाली स्थिति है। उसकी सीटें जितनी कम हो गई, और अभी कुछ सर्वे में तो उनको 40 से भी नीचे दिखा दिया है। और
सही बात यह है कि विपक्ष का सारा दारोमदार सर्वाधिक यदि किसी पर है तो वो कांग्रेस पर है, क्योंकि कम से कम 200 सीटें ऐसी होंगी जहां वो सीधे मुकाबले में होगी। तो कांग्रेस यदि कोई नैरेटिव खड़ा कर सकती है चुनाव में, यदि कोई चीज आती है लेकर के, तभी उसका है। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं और उन्होंने भी अपनी गारंटी किसानों की भी, महिलाओं की भी, और 1 लाख रुपया जो है रोजगार की बात उन्होंने की है, अप्रेंटिसशिप वाली बात की है। लेकिन पिछले चुनाव में आपको ध्यान होगा कि न्याय योजना वो लेकर के, मतलब एक उन्होंने वो किया था, डायरेक्ट इनकम वाला जो बात की थी, जो संभवतः नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी जो है उनका कोई आइडिया था, और ये लोग लेकर के आए थे कि हम सीधे जो है पैसा गरीबों के खाते में जाएगा। लेकिन उसका वो या तो वो उस तरह से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, या कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया लोगों ने, या जो भी वजह होगी। सुदीप जी, मैं आपसे आज तो फिलहाल भाजपा और जो आने वाले चुनाव है उस पर बात कर रहा हूं, लेकिन मैं कल आपसे कांग्रेस पर विस्तार से और अलग अलग पार्टियों पर अलग अलग दिन विस्तार से बात करूंगा। लेकिन आज के लिए फिलहाल हम चुनावी जो स्थितियां हैं जिस पर अभी आपने चर्चा की कि मोदी को लेकर के ही सारा फोकस है, और सिर्फ ये चुनाव में जो मुख्य मुद्दा है मैं फिर दोहरा रहा हूं कि इस चुनाव में मोदी ही सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ, तो ये जो आपने आज कहा, आज हम यहाँ बात अपनी खत्म करते हैं, लेकिन कल हम आपसे बात करेंगे कांग्रेस पर कि कांग्रेस जिस तरह से अपने जद्दोजहद की स्थिति में है और आंतरिक स्थिति उनकी क्या है, इस बारे में हम कल आपसे विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया, शुक्रिया, नमस्कार।